जय हिंद। आपका आलम जीएस एकेडमी पर स्वागत है। तो आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो इसकी तैयारी है, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, हमने आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस भी करा दिया है और उसके क्रम में हम जो भी सिलेबस को ये अपलोड कर रहे हैं ताकि वो उसको हम कवर कर पाए। 90 नंबर का टारगेट है, 90 नंबर का हम पूरा जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि ये इसका भी फायदा उठा सकें। ठीक है, तो बिना हम किसी भी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा चैप्टर क्या रहने वाला है? आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। आज हम देखेंगे कि हमारे जो भारत का जो भी है नागरिकता कैसे मिल सकता है या संसद कैसे नागरिकता को छीन सकती है। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे आखिर ये नागरिकता है क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर हम नागरिकता की बात करें, इंग्लिश में इसको कहेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में मिलता है। ठीक है, भाग 2 में मिलता है। ठीक है, अब हमारे पूछेगा नागरिकता, तो हमारे देश का जो भी नागरिकता है वह कैसे है। ठीक है, एकल नागरिकता होता है, दोहरी नागरिकता होता है। तो हमारे जो भी देश है, देश में हमारे जो भारत देश है, देश में कैसे नागरिकता है, हम लोगों का कैसे नागरिकता है, तो वह एकल नागरिकता है। कैसे नागरिकता है? एकल नागरिकता। हमारा कैसे एकल नागरिकता? एकल नागरिकता है। ठीक है, अब इसका देखिए थोड़ा सा एकल नागरिकता का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया था, इसका स्रोत पूछेगा तो कहाँ से लिया था। हमने भारतीय संविधान की जो भी स्रोत है वहाँ पर हमने करा दिया है ये। तो वहाँ पर ये कराएगा तो आपको मिला होगा कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया है हमने, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, इसको तो हमने वहाँ से लिया। अब यहाँ पर पूछेगा, और ये बार बार भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है भारत का सबसे पहला प्रथम नागरिक कौन था, कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो पदेन जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर कहेगा तो नोट में लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक, भारत का जो भी प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक कौन होता है जी? नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने नागरिकता को अगर पढ़ें तो ये नागरिकता को, भारतीय नागरिकता को 2 विषयों में बांटा गया है। कितने विषय में बांटा गया है? 2 विषय। एक जो हम आर्टिकल के फॉर्म में बने थे पढ़ेंगे, जो हमारा जब संविधान सभा बन रहा, जब संविधान जब बना तो उसमें संविधान में लिखा गया आर्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, आर्टिकल के फॉर्म में देखेंगे। उसके बाद 1955 जो अधिनियम आता है उसमें बनाया जाता है, उसके में नागरिकता का प्रावधान है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर यहाँ से पूछेगा भारतीय नागरिकता के विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। भारतीय नागरिकता के विषयों को, भारतीय नागरिकता के विषयों को, नागरिकता के विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रथम पहला अगर हम देखें तो पहला है, पहला पहला क्या है जी? भारतीय नागरिकता के विषय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखें तो भारतीय संविधान के प्रासंगिक लेख, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के प्रासंगिक लेख, भारतीय संविधान के प्रासंगिक लेख, यानी जो आर्टिकल के फॉर्म में है। आर्टिकल के फॉर्म है, आर्टिकल के फॉर्म में कितना से कितना है, तो 5 से लेकर के 11 तक का है। इसमें क्या क्या उल्लेख है इसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें क्या क्या है इसको भी समझेंगे हम। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, भारत के नागरिकता के विषय को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में हम पढ़ेंगे।
एक तो पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के प्रासंगिक लेख आर्टिकल के फॉर्म में, जो है 5 से लेकर के 18 तक का है आर्टिकल। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे कि उसमें क्या था। ये आर्टिकल जब बन गया था तो इसको लाने की मकसद क्या थी, डबल डबल, ठीक है। इसके बारे में अगर समझते हैं तब अगर हम यहाँ पर देखें आर्टिकल अगर 1 देखें, आर्टिकल 5 देखें, आर्टिकल से चालू कर रहे हैं, आर्टिकल 5 देखें। आर्टिकल 5 क्या कहता है जी, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 का कहता है संविधान क्या कहता है जी, नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में नागरिकता के संबंध में जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान जब लागू होता है तो उसमें क्या क्या कहा जाता है आर्टिकल 5 में, उसमें कहा गया कि अगर कोई जन्म से है, जन्म से भारत में कोई भी जन्म गया, किसी का भी जन्म हो गया, वो भारत का नागरिक होगा, या वंश द्वारा, ठीक है, वंश द्वारा। हम लोग अगर हम बात करें हम लोग नागरिक कैसे हैं, तो वंश के द्वारा हैं, हमारा दादा परदादा सब भारतीय हैं, तो हम भी भारतीय हो गए, हमको नागरिकता भी उसी के तहत मिल गया, ठीक है, ये हो गया। या इसमें कहा गया कि यह पिछले 5 वर्षों से, आज़ादी से पहले अगर 1947 अगर पीछे देखें तो पिछले अगर वो 5 वर्षों से अगर भारत में रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक होगा, पिछले 5 वर्षों से, 5 वर्षों से क्या हो, भारत का नागरिक हो, उसको भी दे दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए, नागरिकता के संबंध में जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान जब लागू होता है उसमें कहा गया या तो वो जन्म से उसको नागरिकता दे दिया जाए, वंश द्वारा उसके माता पिता दादा दादी अगर कोई माता पिता अगर है तो उसको नागरिकता दे दिया जाए, या पिछले वो 5 वर्षों से क्या हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है। अब हम आर्टिकल 6 की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब चलिए हम आर्टिकल 6 की ओर बढ़ते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का अधिकार, ठीक है। ये क्या है जी, मान लीजिए हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो वो काले दिन आए जब हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान इधर बना और इधर भारत रहा, तो जो भी पाकिस्तान के जो भी उस इलाके में जो भी लोग थे वो भारत की ओर आने लगे, तो उनको भी नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ये आर्टिकल 6 उनको नागरिकता देने का अधिकार देता है, दिया कि जो भी पाकिस्तान से अगर भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता आप दीजिए, देंगे। तो ये आर्टिकल 6 कहता है भारत पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का अधिकार, उनको नागरिकता दिया जाना चाहिए। 7 क्या कहता है, 7 को समझिए, आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 ये कब तक, 1948 तक, 16 जुलाई, ठीक है। अब अगर हम 6 देखें, 7 देखें, 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए तथा भारत से पाकिस्तान गए और वह वापस भारत आए नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना,
ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा जी, भारत से पाकिस्तान गए और वह वापस पाकिस्तान से क्या हो, भारत से पाकिस्तान गए और वह वापस भारत आए, नागरिकों को क्या करना, नागरिकता देना। इसमें मान लीजिए कि कोई जोश जोश में चला गया पाकिस्तान कि अब हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, फिर उसका वो काला सच्चाई देखा कि वो तो ठीक नहीं है, उसके कहने पर हम तो चले आए, फिर वो पछता कर वो फिर वापस भारत आना चाहता है, तो उसको भी दिए कहा गया कि उसको भी नागरिकता देने का अधिकार दिया गया कि इसको भी हम नागरिकता दे देंगे एक समय लिमिट तक। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 की देखें, आर्टिकल अगर 8 देखें, आर्टिकल 8 ये क्या कहता है, जो भी विदेश में रह रहे हैं, क्या, जो भी विदेश में रह रहे हैं उनको विशेष नागरिकता देने का अधिकार दिया गया। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो बाहर जाकर के रहता है, तो उसको नागरिकता तो हट जाएगा, उसको नागरिकता तो समाप्त हो जाएगा, उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे देंगे हम। तो ये आर्टिकल 8 उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। या मान लीजिए कि कोई कमाने चला गया भारत से, तो फिर उनको नागरिकता छीना जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 8 कहता है कि भारत से बाहर रह रहे, भारत से बाहर रह रहे लोगों को नागरिकता का, सॉरी, भारत से बाहर रह रहे लोगों को विशेष नागरिकता प्रदान करना, विशेष नागरिकता प्रदान करना। जैसे POI, ये क्या है जी, OCI, जैसे NRI होता है, ये सब क्या है, विशेष नागरिकता इनको दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इन पर अगर हम POI, OCI या NRI हैं, इन पर अगर एक वीडियो बनाएं तो इस पर बना सकते हैं, ठीक है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तब आप थोड़ा सा देखते हैं कि आर्टिकल 8 क्या कहता है। तो भारत से बाहर रह रहे लोगों को क्या करें, विशेष नागरिकता दे दिए ताकि वो भारतीय ही रहे। तो इनको NRI जो भारत से रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है सटलत गइल, क्या कहता है, सटलत गइल, यानी दूसरे देश का, दूसरे देश का नागरिकता लेने पर वह भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिकता समाप्त हो सकती है, समाप्त हो जाएगी। यानी दूसरे देश का नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त हो सकती है, भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहती है, अगर आप दूसरे देश का अगर नागरिकता ले लिए, जैसे लिए उधर, तैसा ही यहाँ से नागरिकता क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल तो 9 हो गया। अब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 को देखेंगे कि यह क्या कहता है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको लिखिए। अब आर्टिकल 10 देखते हैं, आर्टिकल 10 ये क्या कहता है जी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, 9 तो हमने देख लिया है कि सटला तक गईला। 10 क्या कहता है, जिन लोगों ने, कहता है जिन लोगों ने किसी भी तरह नागरिकता ले लिया है,
ले लिया है। अगर सरकार को यह लगता है कि वह फर्जी है तो सरकार उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, उसकी नागरिकता को छीन सकती है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है, मान लीजिए कि कोई भी नागरिक आकर के, कोई भी मतलब लोग आकर के भारत का नागरिक बन जाता है पंजीकरण द्वारा या कुछ भी ऐसे करके नागरिकता प्राप्त कर लेता है। फिर अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, ये हमारे साथ गलत कर रहा है, तो उसके संबंध में, उसके संदर्भ में क्या करेगा सरकार? उसकी नागरिकता को छीन सकती है। आर्टिकल 10 यह बोल रहा है। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 को अगर हम देखें, आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के विषय में जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अगर हम ध्यान से अगर हम देखें तो इन सभी जो आर्टिकल जो था वो टेम्परेरी बनाया गया था, ठीक है। 1955 का जब आवश्यकता की पड़ी, इसीलिए इसमें कोई था। आर्टिकल 5 कह रहा है कि जन्म गया तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। भाई कोई भी आकर के अगर जन्म जाएगा तो वो भारत का नागरिक हो गया। ये कैसे हो गया? आर्टिकल 6 भारत से आ रहा है, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं नागरिक, उनको नागरिकता देना चाहिए। या जो भारत क्या कर रहा है? 7 कहता है कि यहाँ से भारत से जो भी पाकिस्तान चले गए फिर वो वापस रिवर्स अगर आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता दे देना चाहिए। 9 क्या कहता 8 क्या कहता है? जो भारत से बाहर जो भी रह रहे हैं उनको विशेष नागरिकता आप दे दीजिए, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई या मजदूरी जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, या बिजनेस जो भी किया है वो अपने अच्छे से व्यापार व्यापार ये सब करें। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि जिन लोगों ने किसी भी तरह से नागरिकता प्राप्त कर लिया है, अगर सरकार को लगता है कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है या गलत कर रहेगा, तो उसको क्या करेंगे? हम नागरिकता छीन लेंगे, त्याग कर देंगे। और संविधान सभा ने ये आर्टिकल 11 के संदर्भ में कह दिया कि इसके भी जो भी विषय है, जो भी कानून बनेगा वो संसद बनाएगा, और जो भी इसका जो विधेयक है, जो भी इस कानून पर इस विधेयक जो लाएगा वो गृह मंत्रालय लाएगा। क्या कहता है कि नागरिकता पर संसद कानून बनाएगा। संसद कानून बनाएगा, ठीक है। और विधेयक कौन लाएगा? विधेयक गृह मंत्रालय लाएगा। गृह मंत्रालय लाएगा, ठीक है। 11 क्या कहता है? नागरिकता पर जो भी कानून बनेगा, नागरिकता पर संसद कानून बनाएगा, और लेकिन जो इसका विधेयक जो भी लाएगा वो कौन लाएगा? गृह मंत्रालय द्वारा इसका विधेयक लाया जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आर्टिकल हम पूरा 5 से लेकर के 11 तक तो देख लिया, इसमें कोई दम नहीं था और ये फालतू की इसमें सब बातें डाली गई थी, केवल उस समय जो भी सिचुएशन थे उसको कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअल शक्ति आर्टिकल 11 के तहत दे दिया गया कि जो भी ये जब शांत होगा उसके बाद आप अच्छे तरीके से नागरिकता पर कानून बनाइएगा, जो कि 1955 में नागरिकता अधिनियम आता है। 1955 में जिस पर कानून विशेष करके बनाया जाता है और कठोर किया जाता है इसको, कि कैसे वो भारत का नागरिक होगा, कैसे उसको छीना जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। तो हम फिर वो क्या देखते हैं आप? 1955 अधिनियम देखते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको लिखिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे? नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये क्या कहता है जी? ये इनमें बताया क्या है कि वो 5 तरीके से आप भारत का नागरिक हो सकते हैं। इसमें भारत 1955 आता है तो ये 5 तरीके से भारत का नागरिकता प्राप्त करने का देता है। 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? प्राप्त कर सकते हैं। एक तो
जन्म से, दूसरा वंश द्वारा, ठीक है, जन्म द्वारा, वंश द्वारा, तीसरा क्या कहता है जी, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा क्या कहता है, देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, ठीक है, पांचवा कहता है क्षेत्र समाविष्ट करके, क्षेत्र समाविष्ट करके, ठीक है। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बनता है और ये 5 तरह से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान देते हैं। एक तो आप जन्म द्वारा ले सकते हैं, एक वंश द्वारा ले सकते हैं, और एक पंजीकरण द्वारा ले सकते हैं, और एक देशीकरण द्वारा ले सकते हैं, एक क्षेत्र समाविष्ट करके, या मान लीजिए कि कोई भी भारत किसी राज्य पर चढ़ाई करके उसको जब क्षेत्र जो लेता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो भी पीओके है, किसी ना किसी दिन तो हम तो लेंगे, जब लेंगे तो जो भी वहाँ के नागरिक होंगे वो भारत में ऑटोमेटिक वहाँ क्या हो जाएंगे, नागरिकता बन जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। वही है क्षेत्र समाविष्ट करके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं और इसको नोट करते हैं। हम जन्म से देखते हैं, जन्म में क्या क्या था जी, जन्म के अगर हम देखें तो ये 1955 में दोबारा 1955 आता है जन्म। ये कहता है कि आप अगर भारत में जन्म गए, कोई भी आकर के भारत में जन्म हो गया तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। 1955 में कानून बनता है, सबसे घटिया कानून। अब बताइए, जो वहाँ के जो पाकिस्तानी थे वो कश्मीर में आते थे और सब लड़कियों को पहला फुसला करके उसको शादी ब्याह करके लेकर जाते थे वहाँ पर, फिर वहाँ पर शादी ब्याह करके वापस छोड़ देते थे, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल कर देता था छुटका छुटका, और वहाँ में पत्थर लगा कर मारता था। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या था, ये जब जन्म द्वारा, ये सबसे बड़ी भारत के लिए कठिनदायक समय था। जब ये आतंकी गतिविधियां या सब कुछ ये होने लगता है तो भारत कहता है कि हमारे पास तो ये तो है नहीं, ये इतना आधुनिक कहाँ से बढ़ रहा है, इतना पत्थर आ रहा है कहाँ से आ रहा है। उसके बाद देखा गया कि अरे दादा रे दादा, ये तो हम तो गड़बड़ कर दिए, जो भी भारत में पैदा हो गया वो तो हो गया, जो तो पाकिस्तानी था वो इसमें आकर किसको उसका जन्म हो गया था, इसके दोबारा नागरिकता ले लेता था, और उसके बाद ये सब अपना गतिविधियां चालू कर देता था। इसके लिए फिर 1986 में, किसमें, 1986 में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 1986 इसमें होता है, और कहता है कि नहीं भैया जन्म से तो नहीं, इसमें संशोधन कर दिया जाता है और कहा जाता है कम से कम माता पिता होना तो चाहिए, माता पिता में से माता या पिता क्या हो, भारतीय हो, तभी तो देंगे हम, भारतीय हो। कोई भी अगर भारत में जन्म गया तो वैसे तो नहीं होगा। 1986 में बना कब, 55 में। इतने सालों के बाद दिमाग में खुलता है कि अरे दादा दादा कितना बड़ी गलती करती है, जो भी भारत में पैदा हो गया उसको नागरिकता दे देने, ऐसा ही थोड़ी ना होगा। फिर 1986 में संशोधन होता है और कहा जाता है कि माता या पिता में से कोई एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तभी हम आपको नागरिकता देंगे। उसके बाद फिर भी बाज नहीं आया, माता या पिता में से फिर तो प्रावधान बन गया, फिर यहाँ के लड़के को फंसा लेता था और डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देता था, फिर दिक्कत होने लगा। फिर इसके बाद 2003 में फिर कहा जाता है अमेंडमेंट होता है, 2003 में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2003 में होता है, और कहा जाता है कि नहीं, इनमें से भी नहीं, दोनों वैलिड होना चाहिए, माता और पिता दोनों क्या हो, भारतीय हो, दोनों भारतीय हो तब हम नागरिकता देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे हम, ठीक है। जन्म द्वारा हम देख लिए, जन्म द्वारा तो सीए अमेंड 1986 में होता है और इसमें कहा गया कि नहीं, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, फिर गड़बड़ा गया मामला। उसके बाद 2003 में संशोधन होता है और माता और पिता दोनों को वैलिड कर दिया जाता है कि दोनों अगर भारत का नागरिक हो तभी आपको भारत का नागरिकता मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वंश द्वारा देखते हैं।
चलिए अब वंश द्वारा देखते हैं। दूसरा अगर वंश द्वारा इस पर अगर हम बात करें वंश द्वारा, तो हम लोग एक्चुअली जो भी भारत का नागरिक अमूमन अधिकतर मैक्सिमम जो भी हैं वो सब हम लोग भी क्या है, वो वंश द्वारा है। तो है हमारा माता पिता भारतीय थे तो हमको भी नागरिकता मिल गया, दादा दादी परदादा दादी ये सब पीढ़ियाँ आती दर बदर आती गई तो हम लोग क्या हो गए, वंश द्वारा। हम लोग नागरिकता कहाँ से प्राप्त है, हम लोग का वंश द्वारा प्राप्त है। इसमें भी क्या हो गया, तो इसमें था पिता द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान था। पिता द्वारा नागरिकता प्राप्त, पिता द्वारा नागरिकता प्राप्त था। क्या था, पिता द्वारा, यानी अगर पिता भारतीय हो, पिता द्वारा यानी पिता अगर भारतीय हो, पिता भारतीय हो, पिता क्या हो, भारतीय हो। फिर यहाँ पर दिक्कत हो गया, इसमें था कि पिता भारतीय हो तब आपको हम नागरिकता देंगे। अब मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो शादी यहीं से कर लिया और उसके बाद वो कहीं विदेश सेटल हो गया, चला गया। अब जो यहाँ के जो बच्चे थे, उन बीवी थी, उसको तो छोड़कर वो चला गया, वहाँ पर शादी ब्याह करके सेटल हो गया। फिर जो इसके जो बच्चे थे वो कहाँ पर जाएं, वो तो अकेले हो गए, उनके साथ तो अन्याय होगा। फिर इसमें संशोधन 1992 में होता है, CAA अमेंडमेंट, सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है और कहता है कि नहीं, माता या पिता में से अगर कोई भी है तो हम क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। माता या पिता द्वारा, माता या पिता कोई एक क्या हो, भारतीय हो, माता या पिता कोई एक भारतीय हो तो हम दे देंगे जी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पंजीकरण द्वारा। तीसरा अगर हम देखें पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा क्या था, ये था, या मान लीजिए कि कोई भी अगर व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हम तो भारत का नागरिक होना चाहते हैं, तो इसको एक रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो गृह मंत्रालय में जाता है और गृह मंत्रालय तय करता है कि हम आपको नागरिकता देंगे या नहीं देंगे। तो इसमें बताया गया कि वो सबसे पहले तो उसको 7 ईयर्स तो पहले भारत में रहना पड़ेगा, 7 वर्ष, 7 ईयर इसको पहले भारत में बिताना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, भारत में रहने पड़ेगा, उसके बाद हम नागरिकता देंगे। ठीक है, 7 ईयर पहले भारत में रहेगा, उसके बाद ये फॉर्म करके अप्लाई करेगा, गृह मंत्रालय तय करेगा और उसका अच्छा आचरण रहा, वो देश के प्रति अच्छा कर रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट करके, तो इसको स्क्रीनशॉट पॉज करके इसको नोट कीजिए, तब हम उसको देखते हैं। चौथा देखते हैं देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा इसमें क्या था, इसमें क्या है, इसमें है अगर आप जो भी 22 भाषाओं है, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से कोई एक क्या हो, कोई भी एक इसमें से आप अगर आप साहित्यकार हैं, साहित्य या कला या विज्ञान, इनसे हम क्या कर सकते हैं, मनोनीत करेंगे। कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनीत करेंगे हम। ठीक है, और उसको कम से कम 10 ईयर भारत के लिए काम करना पड़ेगा, 10 ईयर से मैंने 10 वर्ष से भारत में रहना पड़ेगा, उसको 10 ईयर पहले भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो विज्ञान में अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी साइंटिस्ट है वो अमेरिका का है, ठीक है, वो भारत उसको अच्छा लगता है और भारत के लिए वो काम कर रहा है, अरे भाई वो साइंटिस्ट है तो हमारे लिए अच्छा ही ना होगा, कला में होगा, कोई भी होगा तो वो अच्छा ही ना होगा, साहित्य में होगा तो वो अच्छा ही होगा, वो हमारे लिए काम करेगा।
तो उसको कम से कम 10 ईयर भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको नागरिकता देंगे। तो यही है देशीयकरण द्वारा, इसको मुफ्त में दे दिया जाएगा, कम से कम उसको 10 ईयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षेत्र समाविष्ट करके पांचवा देखते हैं। पांचवा में कहा गया क्षेत्र समाविष्ट करके, क्षेत्र समाविष्ट करके। ये क्या था जी, यानी कोई भी क्षेत्र पर कब्जा करे, अगर मान लीजिए कोई भी क्षेत्र को अगर हम कब्जा करें तो ऑटोमेटिक वहां के जो भी नागरिक होंगे वो भारत का नागरिक बन जाएंगे। जैसे हम सिक्किम को अपनाएं, जैसे सिक्किम जैसे सिक्किम के नागरिक, सिक्किम जब आया 1975 में, तो वहां के जो भी जनसंख्या थी, जो भी जनता थे, वो क्या वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक वो बन गए। ठीक है, उसी तरह पीओके भी अगर आएगा, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी तो वहां के जो भी ऑटोमेटिक जो भी नागरिक होंगे वो भारत का नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो पर बढ़ते हैं कि नागरिकता हमारा जो भी संसद है या जो भी नागरिकता हमारा समाप्त कैसे हो सकती है, उसको कैसे छीना जा सकता है। ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम नागरिकता समाप्त होने की बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नागरिकता 3 तरह से क्या हो सकती है, छीनी जा सकती है, छीनी जा सकती है। पहला कि वो त्याग कर दे, कि नागरिकता त्याग कर दे, नागरिकता त्याग कर दे। या दूसरे देश का नागरिकता बन जाए, दूसरे देश का नागरिक हो जाए, तो भी ये क्या हो जाएगा, अगर दूसरे देश का नागरिक हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, भारत से अलग हो जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तीसरा, संसद नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा रिवाइज के तौर पर देख लेते हैं कि 2 भागों में हमने पढ़ लिया नागरिकता को, एक आर्टिकल के फॉर्म में और 1955 के अधिनियम के फॉर्म में। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म या वंश द्वारा जिसको जो भी नागरिकता है उसको दे दिया जाएगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए भारत को पाकिस्तान से आए जो भी लोग हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान। और 7वां क्या कहता है जी, 7वां कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हैं फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता देने का अधिकार। 8वां क्या कहता है कि अगर भारत से जो भी नागरिक अगर बाहर आ रहे हैं तो उनको विशेष नागरिकता देने का प्रावधान है। 9वां क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता अगर ले लेता है तो वो भारत का ऑटोमेटिक नागरिक नहीं होगा, यहाँ से वो त्याग कर जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। 10 क्या कहता है कि अगर आपको पास अगर आपके ऊपर अगर डाउट हो रहा है सरकार को तो आपको नागरिकता छीन सकती है। 11वां क्या कहता है, 11वां कहता है कि इस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। 1955 अब देखते हैं। 1955 में 5 तरह से हम नागरिकता ले सकते थे, जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र समाविष्ट करके। जन्म द्वारा क्या था जी, जन्म द्वारा या जो भी भारत में पैदा हो गया उसको नागरिकता दे देना चाहिए। उसके बाद सरकार को दिमाग खुलती है कि अरे दादा ये तो हम तो गलती कर दी है। 1986 में संशोधन होता है और उसमें कहा गया कि नहीं, माता या पिता में से कोई एक वैलिड होना चाहिए। फिर वो गलती को देखते हैं कि अरे ये फिर भी यही गलती कर रहा है लोग। उसके बाद 2003 में कहा गया कि माता या पिता में से दोनों वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और वंश द्वारा क्या था, जब पिता भारतीय हो तभी आप भारतीय होंगे। तो फिर अगर मान लीजिए कोई पिता भगोड़ा निकल गया तो फिर उन बच्चों को क्या होगा, तो उनके लिए 1992 में कहा गया कि नहीं, माता या पिता में से कोई एक वैलिड होगा तो उसको हम नागरिकता दे देंगे। उसके बाद पंजीकरण द्वारा आपको नागरिकता लेने के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसको पंजीकरण द्वारा कहते हैं। तो कम से कम आपको 7 वर्ष यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद देंगे। देशीयकरण द्वारा
देशीकरण द्वारा कोई भी अगर 22 भाषाओं में से अगर साहित्यकार है, कला है या उसको विज्ञान अगर आता है, वो साइंटिस्ट है, तो उसको हम देंगे नागरिकता। लेकिन उसको 10 बरस भारत में उसको बिताना पड़ेगा। उसके बाद क्षेत्र समाविष्ट करके, क्षेत्र समाविष्ट करके क्या है, यानी कोई भी अगर हम क्षेत्र को अगर हायर करते हैं, उसको अगर मिलाते हैं अपने में, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी उसका नागरिक होगा वो भारत का नागरिक बन जाएगा। जो भी वहाँ के निवासी थे वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है। और नागरिकता अगर हम देखें तो नागरिकता हमारी नागरिकता कैसे जा सकती है, तो ये 3 तरीके से जा सकते हैं। या हम नागरिकता को त्याग कर दें, या दूसरे देश का नागरिक हो जाए, या संसद हमारी नागरिकता छीन सकती है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। इसी तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे। आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका हम साथ जरूर देंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।